मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, रामायण की सीरीज में आज हम बात करेंगे शिक्षा पर। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अन्य जीवों से अलग होकर के सामाजिक प्राणी बन करके परिवार, समाज, गांव, क्षेत्र, राज्य और राष्ट्र की रचना करते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सब जानते हैं, फिर भी रामायण काल से लेकर के 200 वर्षों पूर्व तक जो शिक्षा पुष्पित, पल्लवित और विकसित होती आई थी, उसको लॉर्ड मैकाले ने कानून के माध्यम से ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और क्षेत्र, धर्म, जाति इत्यादि के नाम पर खूब लूटा। दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है उसके बाद भी हम उसी रंग में रंगे हुए हैं। पावर ट्रांसफर हुआ भारत में, कानून नहीं बदले। इससे पता लगता है धर्म का रहस्य क्या है। ये हम सब जानते हैं, फिर भी हम धर्मांध बने हुए हैं। वो कोई भी जाति धर्म हो, राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकती। और जब आप भारत धरती पैदा हुए हैं तो आपका धर्म भारतीय होने के अलावा क्या हो सकता है। आज तमाम तरह के विकृतियां धार्मिक और शिक्षा के आधार पर लाई गई है। 200 वर्षों पूर्व तक हमारी एजुकेशन किस प्रकार की थी और उससे क्या लाभ थे, शिक्षा कहाँ मिल रही है, कौन दे रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है, विषय सामग्री क्या है, तीसरा उसमें समय कितना लग रहा है, चौथा मूल्य क्या है उसका, कितना हम पे कर रहे हैं, और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हम आ रहे हैं वहां से हमें क्या मिल रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि गुरुकुल क्या थे। गुरुकुल उच्च शिक्षण संस्थान थे जो प्राइमरी से लेकर के आपकी यूनिवर्सिटी तक की शिक्षाएं देते थे। वहां हम कब जाते थे? 5 ईयर की एज में। कब निकलते थे? 14 टू 16 ईयर की एज में। कुल समय 10 ईयर से ज्यादा नहीं लगता था। विषय सामग्री क्या थी? पहला विषय था वेद, पुराण और शास्त्र। आप बोलेंगे बड़ा विचित्र बात है, क्या मिलेगा इससे? दोस्तों, इससे हम मेच्योर सामाजिक प्राणी, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनते थे और क्या करते थे उसके बाद राष्ट्र के लिए। कोई राजा भी अन्याय नहीं कर सकता था, ये हमारी शक्ति थी। दूसरा था अस्त्र, शस्त्र और आयुर्वेद। इससे क्या मिलेगा? लड़ाई करेंगे? नहीं। राष्ट्र की सीमाओं को अक्षुण बनाए रखने के लिए अपना योगदान जब भी आवश्यकता होगी हम दे पाएंगे। तीसरा क्या था? मैथ, साइंस, मेडिकल साइंस, सर्जरी इत्यादि। जब निकलते थे तो क्या मिलता था हमको? हम एक मेच्योर नागरिक बन करके पूरे राष्ट्र, समाज, परिवार, गांव, शहर इत्यादि के विकास में अपना योगदान देते थे और सामाजिक विकृतियां कहीं भी दिख जाएं उसके खिलाफ तुरंत अपना जो भी सहयोग था, मान लीजिए कहीं कुछ लग रहा है कि भाई कोई छेड़ रहा किसी को, तो हम तुरंत खड़े हो जाते थे और उस छेड़छाड़ को रोकते थे और उसको समझाते थे, भाई तू कहाँ से आया है, कौन है, शैतान है क्या? और वो जानता था कि हाँ ये गला दबा देगा तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए दोबारा ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं करता था। तो हमारी सामाजिक जो जिम्मेदारियां था हमको इस प्रकार से निभाते थे। अभी क्या है? अभी शिक्षा कहाँ मिलती है हमको?
गांव या शहर के आसपास बहुत सारे स्कूल खुल गए हैं, कुछ प्राइवेट है, कुछ सरकारी हैं। गुरुकुल कभी भी व्यवसायिक या कृषि योग्य भूमि को यूज नहीं करते थे, ताकि ये भूमि इन कार्यों के लिए अक्षुण बनी रहे। आज तो पैसा है, लाइए किसी भी शहर में, शहर के मुख्य भाग में स्कूल खोल देंगे, यहाँ शोरगुल होता रहेगा। गुरुकुल पूर्ण रूप से आवासी थे, आजकल कुछ आवासी हैं, परंतु कहीं भी 100% आवासी नहीं है। गुरुकुल में काम करते थे, काम कैसे काम? हर काम को, झाड़ू लगाना, सफाई करने के अलावा भोजन इत्यादि सामग्री जुटाना, भोजन पकाना, सबको खिलाना, सामूहिकता रूप से रहना। एक समूह में रहने से जो मेच्योरिटी हमारी एक दूसरे के प्रति जो हमारा आदर सम्मान पैदा होता है, वो ऐसे स्कूलों में नहीं हो सकता। विषय सामग्री जो उस समय थी, आज की जो है उसमें बहुत भिन्नता है। वेद पुराण शास्त्र तो कहाँ गए पता ही नहीं चला। सोशल साइंस, हिस्ट्री, हिस्ट्री भी कौन सी? रोम का इतिहास, यूरोप का इतिहास, अमेरिका का इतिहास, जिससे हमें जो शिक्षा मुफ्त में मिलती थी वो नहीं मिल पा रही है। सामाजिक शिक्षा, किसके प्रति क्या उत्तरदायित्व है, हमें किस प्रकार से राष्ट्र और समाज के विकास में योगदान देना चाहिए, वो तो हमें घर में मिलती थी, आज नहीं मिल रही है। क्योंकि आज का परिवार भी विकसित हो गया, अधिक से अधिक माता पिता, और कभी ज्यादा है तो उनके पिता। इतने विकसित परिवार में किस प्रकार से सामाजिक रहन सहन को आप सीख पाएंगे? इसीलिए वो ज्ञान तो अब बहुत दूर चला गया। वेद पुराण शास्त्र रहे नहीं, अस्त्र शस्त्र की विद्या रही नहीं, तो हम पूरी तरह से मेच्योर नहीं हो पाते हैं और अपने उत्तरदायित्व को समाज और राष्ट्र पर समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए विकृतियां पैदा हो रही हैं और होती रहेंगी जब तक हम इसको अपनाएंगे नहीं। आइए समझते हैं कि मैथ साइंस तो शायद बहुत उत्तम हो गया होगा। जी नहीं, मैथ साइंस, सर्जरी, मेडिसिन इत्यादि जो भी है आज, उससे राम राज में बहुत विकसित था। और माध्यम उस समय अक्सर संस्कृत और उसके साथ साथ लोकल लैंग्वेज, मान लीजिए आप यूपी बिहार में भोजपुरी, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी इत्यादि जुड़े रहते थे, जिससे बच्चे का विभिन्न लैंग्वेज और अपनी लोकल मूल लैंग्वेज पर अच्छा कंट्रोल होता। अभी भी देखिए तो आपको दुनिया के तमाम देशों में अध्ययन सामग्री और अध्ययन का माध्यम लोकल लैंग्वेज होता है, ना कि इंग्लिश। उदाहरण के तौर पर फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क इत्यादि लोकल लैंग्वेज में अध्ययन करने से जो विषय सामग्री होती है उसे हम अच्छी तरह समझ पाते हैं और डिफरेंट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं उसको। आज लागत कितनी है? कुछ हजार, लाख और करोड़ों में भी। इतनी विभिन्नता, मतलब शिक्षा हमारा मूल अधिकार है, उसमें भी इतनी सारी कैटेगरी बना दी गई कि हमें अगर ऊंची शिक्षा प्राप्त करनी है, पैसा ही नहीं हमारे पास, हमारे बच्चे पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब आउटपुट क्या है? आउटपुट ये है, हम निकलते हैं अभी बेरोजगार। 90% पढ़े लिखे लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं या बेरोजगार के समान हैं। और गुरुकुल में क्या था? जैसे आप आते थे बाहर, आप सोने की तरह खरे होते थे, आप हर काम करने में निपुण होते थे और किसी न किसी एक या दो कार्यों में दक्ष होते थे, स्पेशलिस्ट होते थे। आप वो कार्य करते थे, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाते थे, समाज के विकास और राष्ट्र विकास में बिना बेरोजगारी की सामना किए हुए अपना योगदान दे करके उसको चरम विकास की तरफ ले जाते थे। दोस्तों, राज के अधिकारियों, राजा इत्यादि के क्या खर्चे होने चाहिए, इस पर भी चर्चा श्री राम ने करी है। उस पर हम बात कभी बाद में करेंगे आपसे। आज बात करते हैं कि क्या हो सकता है।
क्या ये आउटपुट जो है बेरोजगारी आपको सहनीय है? क्या शिक्षा का जो आउटपुट है आपको सहनीय है? शायद नहीं। अब ये कहना तो बहुत ही अव्यवहारिक होगा कि जो मेथड अपनाया गया उसको हटा दिया जाए, परंतु जिस कानून के द्वारा इसको लाया गया था उसी कानून को बदल करके जो विषय सामग्री है, जो मेथड है, जो लोग हैं पढ़ाने वाले और जहाँ पे स्थापित हैं, इसमें बदलाव करना जरूरी है ताकि गुरुकुल जैसी शिक्षा फिर से मिले और हम बेरोजगार नहीं, राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बन के निकले वहां से। समय उस समय सिर्फ हम 15-16 साल में आ जाते थे बाहर और समाज के लिए काम करते थे। आज हम 25 से 30 साल तक लगे रहते हैं, मिलता कुछ नहीं है। अपने जीवन या ये कहें जवानी के 15 साल हमने गंवा दिए, जहां पे हम अपने परिवार, समाज, गांव, शहर, क्षेत्र और राष्ट्र के विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते थे। इसीलिए जीडीपी जो हमारी राम राज से लेकर के और 300 वर्षों पूर्व तक 25% रही। अंग्रेजों ने बहुत मार काट किया, उसके बाद भी हम 15-16% पर टिके हुए थे। कब तक? 1820, 1830, 1835 तक। मैकाले यहाँ पे क्यों आया था? मैकाले यहाँ पर आया था कि पता करो क्यों नहीं भारतीय गुलाम हो रहे हैं। हम उनको जेलों में ठूस दे रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं, उसके बाद भी ये लोग फिर से उठ खड़े हो जाते हैं। कैसे लोग हैं? पागल है क्या? वो आया, अध्ययन किया 3 साल और 1834 में रिपोर्ट सबमिट किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपने सुझावों के साथ में। उसने लिखा यहाँ पे जो गुरुकुल है वो इनकी ताकत है, इनकी रीढ़ की हड्डी है, उसको तोड़ दोगे ये लोग टूट जाएंगे। बोला गुरुकुल में होता क्या है? अरे वहां से निकलता व्यक्ति सोने तरह खरा होता है, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई गुलाम नहीं बना सकता कोई उसको। अच्छा ऐसा है क्या? फिर क्या करें? फिर उसने बोला कि वहां लोग बहुत ही सीधे सज्जन और भोले भाले हैं, ताकत तो है उनमें लेकिन बहुत सीधे साधे हैं, इसलिए कानून बना करके उनको तोड़ा जा सकता है। कानून का बहुत ही सम्मान करते हैं लोग। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने द इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 लागू किया और उसको लागू करने के बाद गुरुकुलों को ध्वस्त कर दिया गया, हमारी शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया गया। हम कहीं के नहीं रहे और उसके बाद आज तक उसी में रेंग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आजाद तो हुए परंतु कोई कानून नहीं बदला हमने। कुछ सुधार हुए हैं पर सुधारों से काम नहीं चलने वाला, रिप्लेसमेंट की जरूरत है। इस तरह से उसने रिप्लेस किया था, हम भी रिप्लेस करेंगे। दोस्तों, श्री राम ने हमेशा जब भी किसी क्षेत्र को, राज्य को आजाद करवाया तो उसके बाद क्या करना है ये भी बताया वहां पे, और किसी को भी पुराने कानून को कंटिन्यू करने का अधिकार नहीं दिया। इस पर हम बात कभी और करेंगे। वो एजुकेशन प्रणाली लानी पड़ेगी जिससे हम एजुकेशन सिस्टम से बाहर आते ही अपना खुद का रोजगार कौशल के आधार पर या राज्य या नौकरी जो भी है, जो भी हम चुन सकते हैं अपने लिए, चुन करके तुरंत काम करना शुरू कर दें ताकि परिवार, गांव, क्षेत्र, समाज और राष्ट्र का विकास हो सके। फिर से हमारी जीडीपी जो 25% से 40% हुआ करती थी उसको कम से कम 10 तो लाएं, फिर 12 लाएंगे। ये तो देखिए ग्रेजुअल होगा। हमें अंग्रेजों ने 4% में ला छोड़ा था और हम वहीं पर रेंग रहे हैं, वहीं पर रेंगते रहेंगे क्योंकि हमने सुधार किया ही नहीं। हम बातें करते हैं हम सत्ता में आएंगे हम सब कर देंगे, हम आने के बाद क्या करते हैं सब जानते हैं। अभी अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड से लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो लोग मानसिकता क्या होगी? लोग उचित मानसिकता को फॉलो कर रहे हैं और सामाजिक विकृतियां पैदा हो रही है। हम कहां कहां से टूटे? शिक्षा, राज्य व्यवस्था, कानून और हमारे ऊपर शासन करने वाले लोग, इतने तरह से हमें तोड़ा गया है। तो इसको मजबूत करने के लिए जरूरी है हम अपनी परंपराओं, अपने मूल्यों, अपने राष्ट्र को समझें और उसके लिए काम करें। अगर हमारी इस सीरीज में की गई बातें जो रामायण,
और तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर ली गई हैं, इन विचारों को अपना करके देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।